अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बाइनरी क्लासरूम। और आज की इस क्लास में हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं कॉस्ट एस्टिमेशन इन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। फर्स्ट ईयर का कोर्स बेसिकली हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से होगा इसका कि व्हाट इज कॉस्ट एस्टिमेशन इन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, विच की फैक्टर्स इफेक्ट द कॉस्ट एस्टिमेशन। कॉस्ट एस्टिमेशन के मुतालिक बताना है और कौन कौन से फैक्टर्स इसमें इस्तेमाल होते हैं उनको बेसिकली डिस्कस करना है। इससे पहले वाले टॉपिक में भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब भी प्रोजेक्ट प्लान होता है तो उसमें एक फैक्टर है कॉस्ट, कि आया कि आपके सॉफ्टवेयर कितनी कॉस्ट में और कितने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हुए बनेगा। तो उसमें जो कॉस्ट का फैक्टर है उसी टॉपिक को बेसिकली डिटेल में आज यहाँ पर डिस्कस किया गया है कि किस तरह से कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है। सो कॉस्ट एस्टिमेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रिडिक्टिंग द टोटल एक्सपेंस रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट सक्सेसफुली। कि किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जो उसके ऊपर मुकम्मल खर्च आएगा, जो भी रिसोर्सेज यूटिलाइज होंगे उनको क्या बोलते हैं, कॉस्ट एस्टिमेशन। एक्यूरेट कॉस्ट एस्टिमेशन हेल्प्स इन प्लानिंग द बजट, एलोकेटिंग रिसोर्स एंड सेटिंग रियलिस्टिक गोल्स फॉर द प्रोजेक्ट। अगर आपने मुकम्मल एक्यूरेसी के साथ कॉस्ट एस्टिमेट कर ली तो वो आपको किन चीज़ों में मदद देगी। एक तो ओवरऑल बजट कैलकुलेट करने में क्या आया कि आपका सॉफ्टवेयर 1 लाख रुपए में बन जाएगा, 2 लाख रुपए में बन जाएगा, 3 लाख रुपए में बन जाएगा, अप टू सो ऑन। दूसरे नंबर पे एलोकेटिंग रिसोर्सेज, यानी कि कितने टीम मेंबर्स इसको कंप्लीट कर सकते हैं और कितने टाइम ड्यूरेशन में इसको कंप्लीट कर सकते हैं, ये भी एस्टिमेट किया जा सकता है इसकी वजह से। और जो भी मजीद भी गोल्स होंगे प्रोजेक्ट के वो सारा कुछ एस्टिमेट किया जा सकता है। इसके कुछ फैक्टर्स हैं। फर्स्ट नंबर पर है डेवलपमेंट टीम। पहला कॉस्ट एस्टिमेट करने का जो फैक्टर होगा कि आपकी टीम के अंदर मेंबर्स कितने हैं और कितने सीनियर मेंबर्स हैं और कितने जूनियर्स मेंबर्स हैं। तो जितने ज्यादा मेंबर्स होंगे किसी भी टीम में आपकी सॉफ्टवेयर की कॉस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, और जितने ज्यादा सीनियर मेंबर्स होंगे फिर भी आपकी कॉस्ट सॉफ्टवेयर की बढ़ जाएगी, क्योंकि सीनियर मेंबर्स ऑब्वियस सी बात है ज्यादा चार्ज करते हैं एज कम्पेयर टू जूनियर। द कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट टीम डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ डेवलपर्स, कितने डेवलपर्स आपकी टीम में काम कर रहे हैं, देयर एक्सपर्टीज एंड आवरली रेट, और उनकी क्या एक्सपर्टीज है, सीनियर लेवल पर है, जूनियर लेवल पर है, बिगनर्स हैं, क्या वो रेट चार्ज करते हैं पर आवर के हिसाब से या पर प्रोजेक्ट के हिसाब से। एक्सपीरियंस डेवलपर यूजुअली चार्ज हायर रेट्स। जो एक्सपीरियंस डेवलपर होगा ऑब्वियस सी बात है वो ज्यादा पैसे चार्ज करेगा देन द बिगनर, निस्बतन बिगनर के। The selection of right team helps to keep the project within budget while maintain quality। कहता है कि आपको इस तरह से डेवलपमेंट टीम बिल्डअप करनी होती है कि आपका प्रोजेक्ट विद इन अ बजट, मींस के सीनियर डेवलपर भी इसके अंदर मौजूद हो, लेकिन इतने भी नहीं कि सारे के सारे उसके अंदर सीनियर डेवलपर मौजूद हो। आपकी टीम में कुछ जूनियर्स हों, कुछ इंटर्नशिप वाले हों। तो इस तरह से बैलेंस टीम जब आप लेके चलेंगे तब आपकी कॉस्ट जो है वो एवरेज आएगी। नहीं तो मुकम्मल सीनियर डेवलपर्स लेके चलेंगे तो कॉस्ट ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर की ज्यादा हो जाती है। इस तरह यहाँ इमेज में भी देखें, एक प्रोजेक्ट मैनेजर है, उसके साथ एक सीनियर डेवलपर है, बाकी जूनियर डेवलपर यूआई डिजाइनर्स वगैरह बैठे हुए हैं जो कि छोटे दर्जे के। तो इस तरह से आपकी कॉस्ट जो है वो कम आती है। नंबर 2 पर है टेक्नोलॉजी स्टैक। टेक्नोलॉजी स्टैक पे एक फैक्टर है कि जो कि कॉस्ट के ऊपर सीधा इफेक्ट करती है। अगर आपके पास कोई न्यू टेक्नोलॉजीज है या फिर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके डेवलपर्स बहुत कम हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ऐसी टेक्नोलॉजी में आप जो भी चीज़ डेवलप करवाएंगे उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी। अगर बहुत से डेवलपर एक टेक्नोलॉजी के मौजूद हैं, कॉमन टेक्नोलॉजी है, तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली कॉस्ट कम आती है। अब जैसे कि वर्डप्रेस का अगर आपने नाम सुना हो, वेबसाइट बनाने का काम आती है, तो इसके अंदर भी वेबसाइट बनती है एज कम्पेयर टू HTML CSS जावास्क्रिप्ट और दूसरी भी टेक्नोलॉजीज होती हैं जिसके अंदर वेबसाइट्स बनती हैं। तो उसके अंदर अगर आप वेबसाइट बनाते हैं तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा आती है सेम वेबसाइट की। तो यहाँ पर क्या हुआ, क्योंकि वर्डप्रेस टेक्नोलॉजी ईजी है और दूसरा लामहदूद इसके डेवलपर वर्ल्ड वाइड मौजूद हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जब बहुत सारे लोग एक काम करने वाले मौजूद होते हैं तो ऑटोमेटिकली उस चीज़ की कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है। तो ये भी एक फैक्टर है। सो द टेक्नोलॉजी स्टैक इफेक्ट द प्रोजेक्ट कॉस्ट बेस्ड ऑन टूल्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड प्लेटफॉर्म यूज, कि कौन सा आप प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करें, कौन से उसके अंदर टूल्स इस्तेमाल करें, आया कि वो पेड टूल्स हैं या फ्री टूल्स हैं, ये भी काफ़ी इफेक्ट करता है। सम टूल्स आर फ्री, कुछ टूल्स फ्री होते हैं, वाइल द अदर नीड टू बी परचेज, और कुछ पेड भी होते हैं जिनको आप खरीद कर इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे डेटाबेस के केस में अगर आपको मैं बताऊं तो जिस तरह यहाँ इमेज में देखिए, जो MySQL है ये फ्री है, ये डेटाबेस काम करती है, जो भी आपका डाटा होता है वो इसके अंदर जाकर स्टोर होता है। तो MySQL फ्री प्रोवाइड करते हैं, जबकि जो नेक्स्ट है MongoDB, ये जो डेटाबेस है ये पेड है, ठीक है, ये फ्री भी देती है लेकिन वो कुछ टेस्टिंग पर्पस के लिए होते हैं, मतलब कि आप उसको एक्चुअल प्रोडक्शन में इस्तेमाल नहीं कर सकते, वहां पर आपको ज्यादा स्पेस चाहिए होती है। तो ये जो है
उसको पेड कर देते हैं। किसी तरह PostgreSQL है, ये भी फ्री है। तो कुछ फ्री टेक्नोलॉजीज होती हैं, कुछ पेड भी होती हैं। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आपको क्लाइंट कौन सी टेक्नोलॉजी में बिल्ड करने को कह रहा है। सो सम लेटेस्ट एंड कम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी में रिक्वायर एक्सपर्ट दैट इंक्रीज द ओवरऑल कोर्स। अगर कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, वो भी जाहिर है उस चीज का माहिर जब तक आपको नहीं मिलेगा, आप उसका अच्छा सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते। जैसे कि Django है पाइथन के लिए फ्रेमवर्क है, PHP के लिए Laravel है, जिसके बहुत ज्यादा डेवलपर्स आपको मिल जाएंगे वर्ल्ड वाइड। तो इसलिए इस तरह की एप्लीकेशन की कॉस्ट जो है वो ओवरऑल कम आती है। इसकी निस्बत रिएक्ट और ये जो Django वगैरह है, Django के भी अब काफ़ी सारे हैं, रिएक्ट भी आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रही है, बहुत ज़्यादा डेवलपर हो गए, लेकिन एज़ कम्पेयर टू Laravel इनको ज़्यादा पे में। सिमिलर अगर मैं यहाँ पर बात करूँ PHP में और पाइथन में, तो PHP काफ़ी पुरानी लैंग्वेज है, तो उसके बहुत सारे डेवलपर मौजूद है, तो इसलिए यहाँ पर भी ऑटोमेटिकली कॉस्ट कम हो रही है एज़ कम्पेयर टू पाइथन, जावा। और दूसरा जो ऑब्जेक्टिव सी है जो कि आईफोन्स में इस्तेमाल होते हैं, इनको बहुत ज़्यादा पे मिलती है क्योंकि इनके डेवलपर्स कम होते हैं। थर्ड नंबर पर है प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन भी कॉस्ट एस्टिमेट करने में आपको मदद देगी, और इसी की वजह से भी हमारे पास किसी भी प्रोजेक्ट की कॉस्ट ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। क्योंकि हो सकता है कि एक सॉफ्टवेयर है वो आप 1 मंथ में कंप्लीट करके दे रहे हो, तो उसकी कॉस्ट ऑटोमेटिकली कम आएगी। दूसरा कोई सॉफ्टवेयर है जो कि आप 5 मंथ में कंप्लीट करके दे रहे हो, तो उसकी ऑब्वियस सी बात है कॉस्ट ज़्यादा आएगी। आप 5 महीने एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। सो द लॉन्गर प्रोजेक्ट यूजुअली कॉस्ट मोर बिकॉज द टीम एंड इक्विपमेंट्स आर नीडेड फॉर अ लॉन्गर टाइम। कि आपकी टीम एक लंबे अरसे तक काम कर रही है, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी कॉस्ट ज़्यादा आएगी ऐसे सॉफ्टवेयर की। इट इंक्रीज द रिस्क ऑफ डिले दैट में इंक्रीज द कॉस्ट। क्योंकि आपके सॉफ्टवेयर में डिलेज होंगे, क्योंकि बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, जैसे या कोई बैंकिंग एप्लीकेशन बना रहे हैं, कोई अकाउंटिंग एप्लीकेशन बना रहे हैं, इस तरह के जो बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स होते हैं, इनमें ऑब्वियस सी बात है टाइम भी ज़्यादा लगता है और कॉस्ट भी अच्छी खासी है। फोर्थ नंबर पर है रिस्क मैनेजमेंट। ये जो फैक्टर है ये ऑलमोस्ट हर सॉफ्टवेयर में, अगर आप इसे अच्छी जगह से बिल्ड कराएं तो हर सॉफ्टवेयर कंपनी जो है वो रिस्क मैनेजमेंट की कॉस्ट लाजमी से आपके बजट में ऐड करती है। रिस्क मैनेजमेंट बेसिकली कहते हैं कि बनते हुए आपके सॉफ्टवेयर में अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जिसकी वजह से जो आपके साथ कमिटमेंट थी कि हम 1 मंथ में आपको सॉफ्टवेयर कंप्लीट करके देंगे, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से आपके सॉफ्टवेयर की जो लेंथ थी वो 2 मंथ पे शिफ्ट हो गई, आप ड्यूरेशन बढ़ गए, तो ऐसी सिचुएशन में मजीद बजट जो है क्लाइंट से लिया जाता है। इसको बोलते हैं रिस्क मैनेज। सो रिस्क मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड इवेलुएटिंग द पोटेंशियल प्रॉब्लम्स दैट मे अफेक्ट द सक्सेस ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को कामयाब होने रोकने के लिए जो प्रॉब्लम उसके अंदर आ जाती है, बहुत से टेक्निकल इशू आ जाते हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड होते हैं, कभी सोचा भी नहीं होता कि इस तरह की चीज़ आ सकती है। इस रिस्क में इंक्लूड डिलेज, जैसे कि डिले हो गया आपके सॉफ्टवेयर में, आप रिक्वायरमेंट गैदर कर रहे थे लेकिन सामने वाला क्लाइंट ही आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा उस चीज़ का, वो कह रहा है आज आ जाना, कल आ जाना, इस तरह करके आपके दिन जो है वो ज़ाया हो रहा है। लेकिन सॉफ्टवेयर डेवलपर का इसमें कोई नुकसान नहीं होगा, टोटली नुकसान किसका होगा? क्लाइंट का, कि उसने आपको टाइम नहीं दिया, टाइमली आपको जो उसको पूछना चाह रहा था आपने नहीं बताया, जिसकी वजह से अब आप उसको एक्स्ट्रा पे करना पड़ा। दूसरे नंबर पे कॉस्ट ओवररन्स के अभी के जो रेट्स चल रहे होंगे मार्केट में, किसी भी टूल को बाय करने के लिए हो सकता है कि वो विद इन अ मंथ जो है वो चेंज हो जाए, तो उसके चेंज होने से सॉफ्टवेयर का एक्सपेंस भी बढ़ जाएगा, तो तब भी आपको रिस्क मैनेजमेंट की जो कॉस्ट है उसमें से ही इसको पूरा करना पड़ता है। या फिर कोई टेक्निकल इशू आ जाता है, कोई ऐसी चीज़ है, पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट कर रहे थे लेकिन आपकी पेमेंट ही नहीं हो रही, मल्टीपल मसाइल आ गए, आपको समझ नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है, तो ऐसे केस में भी रिस्क मैनेजमेंट की जो कॉस्ट है वो ऐड की जाती है। डीलिंग विद सच प्रॉब्लम ऑफन रिक्वायर एक्स्ट्रा मनी। इन तमाम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके बजट से हटकर एक्स्ट्रा मनी चार्ज की जाती है। एंड केयरफुल प्लानिंग, और वो जो एक्स्ट्रा मनी होती है बेसिकली उसको बोलते हैं हम लोग कॉन्टीजेंसी बजट। ये वैसे ना ऐड नहीं किया जाता है आपके एक्चुअल बजट में, ये बस लिखा जाता है कि आपके डॉक्यूमेंट में कि अगर कोई टेक्निकल इशू आ जाता है, किसी चीज़ की कीमत बढ़ जाती है या कोई डिले आ जाता है, जो 3 फैक्टर हमने यहाँ पढ़े, उस केस में सिर्फ क्या होगा कि अगर आपका ड्यूरेशन बढ़ जाता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, तो आपको ये वाली अमाउंट देनी होगी। बिल फर्ज 2 लाख रुपए का प्रोजेक्ट, आपका डील डन हुई है कि आप 2 लाख रुपए में 1 महीने में प्रोजेक्ट बना के देंगे, लेकिन किसी टेक्निकल वजह से आपका प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन जो है वो 2 महीने की हो गई, तो अब जो है वो जो कॉन्टीजेंसी बजट आपने ऐड किया होगा कि अगर 1 महीने से ज़्यादा टाइम लगता है तो मैं 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा दूंगा, तो अब आपको टोटल 3 लाख रुपए देना पड़ेगा सॉफ्टवेयर कंपनी को। तो ये होती है कॉन्टीजेंसी।
budget. So contingency budget is often included in the project estimate to handle unexpected issue without stopping the work. तो जो भी गैर मुतवक्के इशू आ जाते हैं आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस में, जैसे कि डिले, कॉस्ट ओवर रन्स और टेक्निकल इशू वगैरह, तो इन चीज़ों को हैंडल करने के लिए बेसिकली ये वाला बजट मुख्तस किया जाता है ताकि सॉफ्टवेयर डेवलपर्स अपना काम बगैर किसी परेशानी के करते रहें। 5th नंबर पर है क्वालिटी एश्योरेंस। जब डेवलपर कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप कर लेता है तो उसके बाद उसको टेस्ट किया जाता है। ये भी हम मल्टीपल टाइम्स पढ़ के आ चुके हैं। और टेस्ट करने का मकसद क्या होता है कि आपका सॉफ्टवेयर 100% सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, उसको बेसिकली चला के देखा जाता है। तो उसके लिए हमारे पास इस्तेमाल होते हैं क्वालिटी इंश्योरेंस। इसके लिए भी मुख्तलिफ लोग होते हैं और मुख्तलिफ टूल्स होते हैं जो उन टूल्स की मदद से सॉफ्टवेयर को टेस्ट कर रहे होते हैं बेसिकली कि सॉफ्टवेयर की एक्यूरेसी क्या है, क्या परफॉर्मेंस है सॉफ्टवेयर की, सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। इनका काम सिर्फ ये होता है कि एक बनी बनाई चीज़ में से नुक्स निकालना होता है और डेवलपर को बताना होता है कि ये फीचर सही से काम नहीं कर रहा, इसको ठीक करें। ये इनका काम होता है। कितनी मज़े की जॉब है और बस यही काम करना होता है आप लोगों ने। इसमें जो भी सॉफ्टवेयर होता है बस आपने उसमें उसको टेस्ट करना है, चला के देखना होता है, सही से नहीं चल रहा, डेवलपर को जाकर बताना होता है सर यहाँ पर इसकी प्रॉब्लम आ रही है तो काइंडली इसको फिक्स करें। ये इस जॉब की खास बात है। और बहुत सी जॉब्स इसकी आती है क्वालिटी एश्योरेंस की, QA इसको बोला जाता है। सो क्वालिटी एश्योरेंस रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग द सॉफ्टवेयर, फिक्सिंग बग्स एंड मेकिंग इम्प्रूवमेंट टू इंश्योर दैट इट मीट रिक्वायर्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। कि आपकी जो क्वालिटी है सॉफ्टवेयर की, कि आपका सॉफ्टवेयर उन क्वालिटी चेक्स के ऊपर मुकम्मल उतर रहा है या नहीं उतर रहा, ये टेस्ट करने का काम किसका है? क्वालिटी एश्योरेंस का। इस एक्टिविटी रिक्वायर्स स्किल्ड पर्सनल टाइम एंड एडिशनल रिसोर्सेज दैट कैन इंक्रीज ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। अगर आप अच्छे से अपने सॉफ्टवेयर को टेस्ट करवाना चाहते हैं तो आपको मल्टीपल क्वालिटी एश्योरेंस टूल्स भी परचेज करने पड़ेंगे और उन लोगों को भी हायर करने पड़ेगा जो कि इस काम में एक्सपर्ट हैं। डेवलपर से ज़्यादा इस चीज़ की जरूरत होती है कि आप क्वालिटी एश्योरेंस करें, क्योंकि बहुत जो बड़े बड़े कम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर होते हैं अकाउंटिंग्स वगैरह के, बैंकिंग वगैरह के, तो इन सॉफ्टवेयर्स पर डेवलपमेंट से ज़्यादा क्वालिटी एश्योरेंस पे काम किया जाता है। अगर आप 1 महीने की डेवलपमेंट करते हैं तो कम से कम 1.5 महीने से लेकर 2 महीने तक उसकी क्वालिटी चेक होती है। तो उस क्वालिटी चेक करने के लिए भी एम्प्लॉयज़ चाहिए और जो इन टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये काफ़ी जो है एक अच्छी जॉब। अगर कोई कोडिंग में इंटरेस्ट ना हो लेकिन वो क्वालिटी एश्योरेंस में इंटरेस्ट हो, सिर्फ टूल्स से आपको टेस्ट केसेस इसमें रन करने होते हैं, तो आपकी ओवरऑल ये जॉब रोल होता है। सो खैर ये थे टोटल 5 फैक्टर्स जो हमने पढ़े। कौन कौन से? सबसे पहले डेवलपमेंट टीम के ऊपर आपका खर्चा आता है, ऑब्वियस सी बात है, डेवलपर जो बना रहा सॉफ्टवेयर उसको आपको पे करना होता है। तो फिर उसके बाद कौन सी टेक्नोलॉजी में आप लोग अपना सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, उस टेक्नोलॉजी पे भी डिपेंड करता है कि आपकी कॉस्ट ओवरऑल ज़्यादा आएगी या कम आएगी। फिर है प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, कि आपका प्रोजेक्ट कितने टाइम लाइन में ख़त्म होगा। 1 महीने में ख़त्म होगा तो कम कॉस्ट आएगी, 2 महीने में ख़त्म होगा तो उससे ज़्यादा, 3 महीने का होगा, 4 महीने का होगा उससे ज़्यादा। फिर है रिस्क मैनेजमेंट, कि अगर कोई अनएक्सपेक्टेड इशू आ जाता है तो उस इशू को हैंडल करने के लिए जो एक्स्ट्रा कॉस्ट ऐड की जाती है वो रिस्क मैनेजमेंट कॉस्ट थी। और लास्ट में क्वालिटी एश्योरेंस की कॉस्ट है कि आपका सॉफ्टवेयर अच्छे से काम कर रहा है, सही से काम कर रहा है, परफॉर्मेंस कैसी है, ये चेक करने के लिए भी आपको एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है जो इस काम को मुसलसल चेक करते रहती है। तो ये 5 फैक्टर्स है जो कि डिपेंड करते हैं आपकी कॉस्ट एस्टिमेट करने में किसी भी प्रोजेक्ट की। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करते जाएं। चैनल को बगैर सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करें। चैनल पर प्लेलिस्ट का लिंक भी मौजूद होगा जहां पर आपको टॉपिक वाइज तमाम लेक्चर्स मिल जाएंगे। वीडियो की डिस्क्रिप्शन भी चेक करें, वहां पर भी आपको तमाम लिंक्स, यूजफुल लिंक्स जितने भी हैं वो आपको मिल जाएंगे। अभी के लिए फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।